सो जय भारत फ्रेंड्स, कैसे हो सब? ऑल इज वेल, ऑल इज गुड, सब बढ़िया है भाई। चलिए तो आज के लेक्चर की शुभ शुरुआत करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दैट वन, जो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था, दैट इज द न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग द मोशन। याद आ रही है बात? न्यूमेरिकल्स किए थे, उसमें प्रूव दैट वाले भी न्यूमेरिकल्स हमने प्रूव किए थे। आई होप यू मेमोराइज दैट थिंग। आज का लेक्चर में सम थियोरिटिकल क्वेश्चंस उसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी आज की मोशन में। तो सबसे पहले हम जो डिस्कशन आज करने वाले हैं दैट इज द एसरेशन एंड द रीजन टाइप क्वेश्चन। तो उसमें होता क्या है, मेनली आपको दो डिफरेंट स्टेटमेंट दिए जाएंगे। फर्स्ट वन इज एसरेशन एंड सेकेंड वन दैट इज द रीजन। तो वहां आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट और दोनों सेकेंड स्टेटमेंट बोथ आर ट्रू, यस और नॉट। पहले तो वो आप वेरीफाई कीजिए, फिर दूसरा आपको वेरीफाई करना है इफ बोथ आर ट्रू देन द सेकेंड स्टेटमेंट दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट वन और नॉट। समझ में आ रही है बात? व्हाट आई वांट टू से, दो स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट को एनालाइज कीजिए, फिर दूसरे को एनालाइज कीजिए, दोनों सही है या गलत पहले वो आइडेंटिफाई कीजिए। वो करने के बाद आपको दूसरा आइडेंटिफाई वो करना है कि दूसरा स्टेटमेंट फर्स्ट को जस्टिफाई कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। ओके, और मान लो ये दो आइडेंटिफिकेशन हो गए, इसमें मान लो कोई वन ऑफ द स्टेटमेंट दैट वन इज फॉल्स, तो वो डिफरेंट हो जाएगा। तो यहां इस तरीके से आपको पहले स्टेटमेंट को चेक करना है और ए बी सी डी चार ऑप्शन के हिसाब से उसको आंसर में आपको क्या करना है, आंसर सबमिट करना है। तो फर्स्ट आंसर ए कब आएगा? तो जैसा मैंने बताया, इफ बोथ एसरेशन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन, यानी कि रीजन को हम एसरेशन को एक्सप्लेन करने में यूटिलाइज कर सकते हैं सही तरीके से, तब जाके आपको आंसर ए टिक करना है वहां पर। आंसर बी कब आप टिक करोगे? बोथ एसरेशन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों सही है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। पहले ए में क्या था, दोनों सही थे और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा था, जबकि बी में दोनों सही है बट रीजन यानी कि दूसरा स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को क्लैरिफाई नहीं कर रहा है, तब आपको आंसर बी को सिलेक्ट करना है। थर्ड सी के लिए आपको बताया है एसरेशन वो ट्रू होगा बट रीजन इज फॉल्स, और डी के लिए एसरेशन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ओके, तो इस तरीके से ए बी सी डी ऐसे चार ऑप्शन में आपको आंसर को क्या करना है, जस्टिफाई करना है। करते हैं एक ट्राई, इजीली यू कैन अंडरस्टैंड ओवर हियर। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट, उसमें आपको बोला गया है कि द डिस्टेंस x in which car can be stopped depend on its initial velocity। ओके, आप गाड़ी लेके जा रहे हो, मैं गड्डी लेके जा रहा था भाई, और सडनली देखा सामने से कुछ आ रहा है और हमने ब्रेक अप्लाई कर दी, तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद क्या होती है, गाड़ी स्टॉप होती है। व्हेनेवर यू अप्लाई द ब्रेक, तो ब्रेक अप्लाई करते ही तुरंत वो स्टॉप नहीं हो जाती, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स, दैट इज इन माइक्रो सेकेंड या फिर मिली सेकेंड या सेकेंड। ओके, आफ्टर दैट सम टाइम ड्यूरेशन वो टोटली क्या होगी, स्टॉप होगी। तो वो डिस्टेंस मान लीजिए आपको x बोला गया है कि भाई x जितना डिस्टेंस पे वो रुकती है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, आप कितनी रफ्तार से जा रहे हो। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो और ब्रेक अप्लाई करते हो तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 20 की जगह अभी मान लो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो और ब्रेक अप्लाई करते हो, तब कितना डिस्टेंस कवर करके वो स्टॉप होगा। तो समझ रहे हो वो डिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, दिस डिस्टेंस x
कि भाई उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो ऑब्वियसली ये सही है। दूसरा रीजन में आपको क्या बोला है, चेंज इन मास हैज नो रोल टू प्ले, चेंज इन मास हैज नो रोल टू प्ले, मास में चेंज हो रहा है तो उसका यहां मास के साथ इस स्पीड का या डिस्टेंस कवर करने का मास के साथ कुछ लेना देना है भाई। आप साइकिल लेके जा रहे हो या एक्टिवा लेके जा रहे हो, फोर व्हील लेके जा रहे हो या बड़ी वाली हेवी लोडेड ट्रक लेके जा रहे हो, तो मास यहां इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। चेंज इन मास, चेंज इन मास हैज नो रोल टू प्ले, तो ऑब्वियसली उसमें मास में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो वो इसके साथ कुछ लेना देना नहीं। तो ये दोनों स्टेटमेंट है तो सही, बट ये चेंज इन मास वाला ऊपर वाले स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है नहीं, दोनों के साथ कुछ लेना देना एक दूसरे का है नहीं। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर दैट इज इक्वल टू बी। क्यों बी? क्योंकि बी में देखिए क्या है, बोथ एसरेशन रीजन आर ट्रू, दोनों सही है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन। तो रीजन से हम इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाई। क्लियर हुआ? चलिए बढ़िया है, तो फिर आगे बढ़ते हैं सेकंड की ओर। यस, सेकंड में आपको क्या बोला गया है, अ बॉडी कैन हैव एक्सेलरेशन इवन इफ इट्स वेलोसिटी इज जीरो एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। कि भाई वेलोसिटी इफ इट इज जीरो कोई दिक्कत नहीं, बट उसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, ऐसा यहां बोला है। नेक्स्ट रीजन में क्या बोला है, अ बॉडी इज मोमेंटली एट रेस्ट व्हेन इट इज रिवर्स इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। वो मोमेंटरीली रेस्ट पे होगी, कब? व्हेन इट रिवर्स इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो रिवर्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन कब होती है? तो अभी मान लो ये पेन है, इसको मैं अपवर्ड थ्रो कर रहा हूं, तो आफ्टर रीच सर्टेन डिस्टेंस या सर्टेन हाइट इट विल कम्स बैक। तो अभी वो हमने उसको कहां मूव किया, टूवर्ड्स द अपवर्ड, एंड देन आफ्टर मैक्सिमम हाइट इट विल। तो अभी जब वो नीचे आएगी मोशन रिवर्स हुई, यस ओके। जब वो रिवर्स आ रही है तो एट अ मोमेंट मैक्सिमम हाइट पे वो क्या होगी, मोमेंटरीली, यानी कि फॉर अ इंस्टेंट ऑफ टाइम, कुछ सेकेंड के लिए उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तभी जाके वो नीचे आएगी ना, वापस आएगी। यस और नॉट? ऑब्वियसली यस। क्लियर है? आगे बढ़ो अभी। तो अभी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अ बॉडी इज मोमेंटरीली रेस्ट, तो वो मैक्सिमम हाइट पे रेस्ट पोजीशन पे भी थी, क्योंकि उसके बाद ही उसकी डायरेक्शन क्या हुई, रिवर्स हुई। पहले अपवर्ड जा रही थी, नाउ इट इज कम टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये दोनों ओके, वेलोसिटी जीरो हुई मैक्सिमम पे, ओके। जब मैक्सिमम हाइट थी तब अर्थ का ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन वहां पर इफेक्ट करता है कि नहीं, दैट वी विल डिस्कस इन जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन करके, उसमें डिटेल में हम स्टडी करेंगे इसके रिगार्डिंग। बट इनिशियली व्हेन वी डिस्कस अबाउट द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन और उसकी एप्लीकेशन हमने जब डिस्कस की, तो एट अ टाइम दैट वी विल डिस्कस कि भाई व्हेन इट अकर्स एट द मैक्सिमम हाइट, रीच एट द मैक्सिमम हाइट, तो वहां पर एट अ मोमेंट उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। बट वेलोसिटी जीरो हो गई तो उसका मीनिंग ये नहीं है कि उसका एक्सेलरेशन जीरो हुआ, वहां वो मैक्सिमम हो जाएगा। अर्थ का जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है वो वहां यूटिलाइज हो जाएगा, वो वहां अप्लाई हो जाएगा, दैट्स व्हाई। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर दैट इज ए। क्यों ए? क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है, और दूसरा स्टेटमेंट यानी कि रीजन दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, सॉरी। क्लियर है? दैट्स व्हाई आंसर इज ए। फर्स्ट वन में हमारा आंसर था बी, ये सेकंड स्टेटमेंट में हमारा आंसर हुआ ए। आगे बढ़े, दोनों का एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है बातें भाई? चलिए तो फिर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड one, in that one this is displacement of a body
may be zero when distance travel by is not zero. ऐसा हो सकता है. सर्कुलर मोशन की याद आप बात कर लीजिए भाई, वो तो इजीली आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने सर्कुलर मोशन बोल दिया कि भाई सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस कितना होता है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल दैट इज 2πr, और वहां डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0. तो डिस्प्लेसमेंट में बी 0 बट डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इज नॉट 0. सही है भाई. आगे बढ़े. द डिस्प्लेसमेंट इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. इनिशियल और फाइनल पोजीशन के लिए ये डिस्प्लेसमेंट वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, ऐसा पूछा है भाई. तो ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि डिस्टेंस ही लॉन्गेस्ट रहता है. डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिफरेंस रहता है. तो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकेंड रीजन इज नॉट करेक्ट. वो गलत है भाई, क्योंकि अगेन आई रिपीट, डिस्प्लेसमेंट वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस नहीं होता, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ओके, तो यहां हमारा आंसर क्या हो जाएगा फॉर द थर्ड वन, आंसर इज क्या होंगे, दैट इज इक्वल टू सी. सही है, क्योंकि सी में क्या होता है, सी में क्या होता है, ये एसरेशन जो है वो सही होता है और रीजन क्या होता है, गलत होता है. देन वी सिलेक्ट दी ऑप्शन सी. आगे बढ़े नेक्स्ट की ओर. फोर्थ वन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसके बीच का डिफरेंस दैट यू अंडरस्टैंड, दैट यू नो. ओके, स्टेट बोर्ड में भी वो आपने पढ़ा है. आगे बढ़ू तो अभी. यस, अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. तो आपको शायद याद हो तो हमने ग्राफ की रिगार्डिंग डिस्कशन किए थे. डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ. याद आ रहा है? यस, तो उसी में आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेना है फॉर द यूनिफॉर्म मोशन, और उसमें क्या करने हैं, स्ट्रेट पाथ है और वो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्स. टाइम जो टाइम की एक्सिस जो रहेगी, आपको शायद याद हो तो ये एक्स एक्सिस, दिस वन इज द वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे हम टाइम कंसीडर करते थे, याद आ रहा है? तो यहां आपको ये लाइन कुछ ऐसी दी गई है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस. रीजन में बताया है, इन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इंक्रीज एज द स्क्वायर ऑफ टाइम एलैप्स. वेलोसिटी इंक्रीज होती है किसके हिसाब से, स्क्वायर ऑफ टाइम के हिसाब से. तो अब यहां पर आप क्या यूटिलाइज कर पाओगे फोर्थ में, फोर्थ में आप क्या यूटिलाइज कर पाओगे भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन. तो ये यूनिफॉर्म है, टाइम जैसे जैसे स्पेंड हो रहा है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन को जस्टिफाई कर रहा है. ओके, स्ट्रेट पाथ है, सीधा रास्ता है, और पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो लाइन भी हमने ड्रॉ कर दी. तो ये स्टेटमेंट तो सही है भाई. दूसरे स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं. उसमें क्या बताया कि वेलोसिटी का जो इंक्रीज होती है वो स्क्वायर ऑफ टाइम के हिसाब से. तो वो कुछ गड़बड़ वाली चीज है दया. स्टेटमेंट को तोड़ दो, उसके जैसा कर दो भाई. तोड़ दो यानी कि इसको और तोड़ के समझने की ट्राई कीजिए. तो इसको, तो उसमें स्क्वायर ऑफ टाइम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप इक्वेशन ऑफ मोशन देख लीजिए, उसमें वेलोसिटी और टाइम के बीच के रिलेशन स्क्वायर ऑफ टाइम के हिसाब से नहीं है भाई. इसलिए ये दूसरा स्टेटमेंट यहां क्या हो गया भाई, गलत हो गया. तो यहां हमारा फोर्थ वन में जो आंसर रहेगा, दैट आंसर दैट इज सी. क्लियर है भाई, पक्का? क्योंकि सी जैसे आगे ऊपर हमने डिस्कस किया, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट वन, सेकेंड वन इज द रॉन्ग वन, देन वी सिलेक्ट द ऑप्शन सी. आगे बढ़े नेक्स्ट की ओर. फिफ्थ वन, द मोशन ऑफ बॉडी मूविंग इन सर्क्युलर पाथ. पे अटेंशन, विच पाथ दे आर गिवन, सर्क्युलर पाथ.
with constant speed, तो obviously that we are studied in circular motion, वो टॉपिक आप याद कीजिए circular motion वाला. In that topic we will discuss that if any object performing a circular motion, तो वहां उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती थी भाई हर वक्त, is an example of variable acceleration. हाँ, स्पीड कांस्टेंट रहती थी बट वेलोसिटी कांस्टेंट थी, यस और नॉट? वेलोसिटी कांस्टेंट थी, यस नहीं? क्यों? क्योंकि वहां उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती थी, यस. एंड जो चेंज इन डायरेक्शन तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ, वेलोसिटी में चेंज हुआ तो वो एक्सेलरेटेड मोशन हो गई भाई. एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. तो वेलोसिटी में हम तीन तरीके से चेंज कर सकते हैं, आइदर इट इज इन मैग्नीट्यूड और इट इज इन डायरेक्शन और थर्ड इन बोथ द कंडीशन. याद आ रही है बात? दैट वी विल डिस्कस. तो यहां पर ये सही है भाई. नेक्स्ट, एक्सेलरेशन वेरीज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन. तो यहां पर ऑब्वियसली ये दोनों स्टेटमेंट सही है. और दूसरे रीजन को यहां एक्सेलरेशन मोशन हमने बोली, एक्सेलरेटेड मोशन बोली, तो क्यों बोली? बिकॉज यहां चेंज हो रहा है उसकी डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई वी से दिस वन. तो यहां हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दैट इज ए. क्यों ए? क्योंकि दोनों सही है भाई. और दूसरा स्टेटमेंट यानी कि रीजन, that is the correct explanation of the acceleration. Clear है? आगे बढ़ू. 6.1, in that one they says the average speed of object may be equal to arithmetic mean of individual speed. Average speed of object may be equal to, may be equal बोला है भाई. Pay attention on this word. Arithmetic mean of individual. Arithmetic mean लेना है बट individual speed का लेना है, और वो किसके इक्वल टू होनी चाहिए? एवरेज स्पीड के इक्वल टू. इफ इट इज पॉसिबल, ऑब्वियसली नॉट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही क्या हो गया हमारा भाई? गलत हो गया. रीजन की बात करते हैं. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू total distance travel divide by total time taken. Yes, so that one is the formula for the average speed, कि भाई जितना distance cover किया है, total distance travel divide by the total time. तो second statement is the correct one. तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर that is option D. Why it is D? Because first statement जो है वो गड़बड़ वाला है भाई, दैट्स वाई. ओके, आगे बढ़े. 7th की ओर. द स्पीडोमीटर ऑफ ऑटोमोबाइल मेजर द एवरेज स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल. स्पीडोमीटर देखा है ना, हमने डिस्कशन भी किया था आपके साथ उसके रिगार्डिंग. तो वो स्पीडोमीटर, आप गाड़ी चला रहे हो, देखेंगे कितनी स्पीड से गाड़ी जा रही है, तो दैट इज स्पीडोमीटर. तो वो हमें एवरेज स्पीड दिखाती है गाड़ी की, यस और नॉट? एवरेज स्पीड दिखाएगी वो? ऑब्वियसली नहीं यार. दैट शोज द इंस्टेंटेनियस स्पीड. इंस्टेंटेनियस मीन्स व्हाट? करंट स्पीड. कि भाई अभी आप करंटली कितनी रफ्तार से जा रहे हैं, दैट स्पीड इंडिकेटिंग बाय द स्पीडोमीटर. याद आ रही है? दैट वी विल डिस्कस. तो वो करंटली मान लो आप 30 की स्पीड से जा रहे हैं, तो अभी 30 इंडिकेट कर रहे, थोड़ा एक्सेलरेट कर दिया, लीवर को और जोर से एक्सेलरेट किया, तुरंत वो 30 से 50 हो गई. तो दैट इज इंस्टेंटेनियस, एवरेज नहीं होती वो. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट वो तो रॉन्ग हो गया. आगे बढ़ते हैं. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम. तो देखिए ऊपर आपको एवरेज स्पीड की इक्वेशन दी है, नीचे आपको एवरेज वेलोसिटी की दी है. तो वेलोसिटी में हम क्या करते थे? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. तो ये सही है. तो यहां पर भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
आंसर ऑप्शन डी। वाई? अगेन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है स्पीडोमीटर वाला वो यहां गलत है, दैट्स वाई। क्लियर? श्योर? आगे बढ़ू तो अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर, 8th वन, acceleration that is a negative acceleration that is retardation। याद आ रही है बात? of body is associated with slowing down of a body। obviously yes। आगे अभी हमने डिस्कस किया कि आप जा रहे हो, सडनली देखा सामने से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, आपने ब्रेक अप्लाई कर दी, आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, आपकी स्पीड कम होगी। तो इनिशियल स्पीड जो पहले ज्यादा थी, बाद में ब्रेक अप्लाई करने की वजह से स्पीड क्या हुई? कम हुई। तो चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, या फिर फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, वो आपको क्या मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी। तो ऑब्वियसली व्हेन द स्लोइंग डाउन मोशन आपको बोला जाता है तो दैट मोशन इज रिटार्डेड मोशन। और रिटार्डेड मोशन क्यों होती है? नेगेटिव एक्सेलरेशन पाया जाता है, दैट्स वाई। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है भाई। रीजन की बात कर देते हैं तो फॉर द रीजन दिस इज एक्सेलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर और स्केलर के इन बिटवीन का डिफरेंस दैट यू नो। यस और नॉट? बता दूं? चलिए तो फिर वेक्टर में क्या होता है भाई? डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, बोथ द थिंग्स आर रिक्वायर्ड। जबकि स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड इज इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर दैट, उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता। ओके तो ऑब्वियसली यस कि भाई एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी, बट उसका इस नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ कुछ लेना देना है भाई? ये वेक्टर है तो वो तो क्या इंडिकेट करेगी? उसका मैग्नीट्यूड होता है, उसकी डायरेक्शन होती है। बट ये नेगेटिव एक्सेलरेशन या वो स्लोइंग डाउन हुआ, उसके साथ इसका कुछ लेना देना है भाई? नहीं। बट है दोनों स्टेटमेंट सही, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा दैट आंसर दैट इज बी। क्योंकि दोनों है तो सही बट दोनों एक दूसरे के साथ को रिलेवेंट नहीं है। रीजन से हम एक्सेलरेशन को प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई। आगे बढ़े तो फिर 9th वन, मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो यूनिफॉर्म यानी कि अगेन जो हमने आगे डिस्कस किया कि भाई जो टाइम ड्यूरेशन रहता है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा या डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट वो कैसा होना चाहिए? सेम रहना चाहिए भाई। ओके, रीजन इन सच मोशन स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्पीड किसके इक्वल टू है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी किसके इक्वल टू है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के रिगार्डिंग हमने स्पीडोमीटर में डिस्कशन किया कि वो इंस्टेंटेनियस कब कहलाती है? एट द मोमेंट जबकि एवरेज स्पीड की और ये एवरेज वेलोसिटी की जब बात होती है तो वो इंस्टेंटेनियस नहीं होती है भाई। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हम सिलेक्ट कर पाएंगे फॉर दिस क्वेश्चन 9th के लिए? तो देखिए दोनों सही है या गलत है, पहले तो वो जस्टिफाई कीजिए। तो फर्स्ट वन तो सही है, सेकंड वन दैट इज द रॉन्ग। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा आंसर दैट इज सी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? C1। आगे बढ़े 10th के लिए। फॉर द 10th वन question, the accelerated motion of an object may be due to change in magnitude of velocity or direction of velocity or both। accelerated motion किसको बोलेंगे? तो अभी अभी हमने डिस्कशन किया था भाई कि भाई वहां वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए। वो वेलोसिटी में 3 तरीके से चेंज होता है, डिस्कस किया कि नहीं? अभी अभी किया है।
आइदर दैट इज इन मैग्नीट्यूड और इन इट्स डायरेक्शन, या फिर थर्ड, दोनों में मान लो हो जाता है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है भाई। आगे बढ़ते हैं रीजन की ओर। acceleration can be produced only, pay attention on the word acceleration can be produced only by change in the magnitude of the velocity. acceleration कब प्रोड्यूस होता है? ओनली मैग्नीट्यूड में चेंज होने की वजह से भाई। तो दिस वन इज द यस रॉन्ग वन। तो हमारा आंसर यहां हो जाएगा, आंसर दैट इज, सॉरी, आंसर हमारा हो जाएगा दैट इज आंसर सी। क्यों? क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, दैट्स वाई रीजन दैट इज द रॉन्ग वन, दैट्स वाई। तो समझ में आ रही है बात, ये कैसे अप्लाई होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम एक दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे, एक दूसरे के साथ कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे। पक्का? श्योर? लॉक कर दो इस बात को, आगे बढ़े तो फिर चलिए। गुड। अभी जो हम देखने वाले हैं दैट इज द कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन मुझे जहां तक पता है, आप सॉरी, आप लोग लैंग्वेज के जो सब्जेक्ट रहे आपके, उसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस पाए जाते हैं। बट यहाँ पर हम भी ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं कि भाई आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया होगा या फिर आपको कुछ फिगर आउट दी गई होगी और उसके अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन आंसरिंग किए जाए। तो यहाँ पर आप सर्कल देख सकते हो, उसमें क्या बोला है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल विथ रेडियस आर। तो इसकी रेडियस आर है भाई। इट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए। तो यहां पर मैं पॉइंट ए ले लेता हूं, पे अटेंशन, दिस वन इज द पॉइंट ए, एंड मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि ऐसी डायरेक्शन होगी, ऐसे मूव करेगा, समझ में आ रही है बात? ये ऐसे मूव करेगा, दिस वन इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पीछे की ओर घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में, एज शॉन इन फिगर। तो फिगर यहां पर हमने ड्रॉ कर दी है भाई। चलिए, तो ये पॉइंट ए, यहां पर मैं सपोज कर लेता हूं दैट इज बी पॉइंट, दिस वन इज द सी पॉइंट एंड दिस वन इज द डी पॉइंट। चलिए, 4 पॉइंट कंसीडर कर लिए, ए बी सी डी, और एंटी क्लॉकवाइज ये पार्टिकल मूव कर रहा है। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क द डिस्टेंस ट्रैवल, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट दोनों यहां फाइंड करने हैं ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक जा रहा है तब की बात है भाई। तो अभी देखो, इस सर्कल को मैं ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं, दोनों सभी पॉइंट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके। ओके, पूरा सर्कल मान लो वो घूम लेता है, ये पार्टिकल ए से अपनी मोशन स्टार्ट करता है और पूरा सर्कल घूम के वापस ए पे आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा, सर्कमफरेंस जितना, तो वो कितना होता है, उसकी रेडियस आपको बोल दी है, आपको कितनी लेनी है, आर जितनी। तो यहां उसका डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा, उसके सर्कमफरेंस जितना, और वो होता है 2 पाई आर जितना। सही है भाई? ओके, चलिए, तो अभी डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए बोला है, तो अभी ए टू बी सिर्फ जा रहा है, तो उसके लिए उसके डिस्टेंस को, डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल कितना होता है, मान लो वो पूरा सर्कल कंप्लीट कर देगा तो वो 2 पाई आर जितना हो जाएगा। बट यहां पर वो सिर्फ इतना पोर्शन कवर करता है अभी ए टू बी तक, तो वो कितना है, ये पूरा मान लो 2 पाई आर है, तो ये उसका 4th पार्ट हुआ, दैट इज इट्स 4th पार्ट। यस और नॉट? नंबरिंग दे दीजिए, 1 2 3 एंड दैट इज द 4th पार्ट ऑफ द सर्कल।
तो इसको डिवाइड बाय आप 4 कर दीजिए। समझ में आ रही है बात? क्योंकि हमें उसको कहां से कहां तक भेजना है, अभी इनिशियली ए टू बी तक ही भेजना है भाई, दैट्स वाई। तो अभी ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज, ये कैंसलेशन कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4, तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा, पाई आर अपॉन 2। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने भाई, पाई आर अपॉन 2 जितना। ओके श्योर, आगे बढ़ू। अभी डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप कैसे फाइंड करेंगे, पे अटेंशन, फॉर द डिस्प्लेसमेंट एंड फॉर द डिस्प्लेसमेंट उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस लेते हैं। बढ़िया है वो तो चलिए, इनिशियल दैट इज द ए, फाइनल दैट इज द बी, तो उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये कहलाएगा। तो ये देखिए उसकी रेडियस आर, दिस वन इज ऑल्सो रेडियस आर, यस और नॉट। यहां पर देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है भाई, यस, तो राइट एंगल ट्राइंगल बना। तो यहां पर आप जैसे आगे बढ़ोगे वैसे एक पाइथागोरस करके थ्योरम आएगा स्टडी करने में, अभी आपको वो याद रख देना है, बट इन डिटेल आप आगे पढ़ोगे। यहां उसकी एप्लीकेशन है तो शॉर्ट में मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, तो पे अटेंशन फॉर दैट। तो जब ऐसे राइट एंगल होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो ये उसकी क्या हो जाएगी, ये साइड मान लो आपको फाइंड करने के लिए बोल दी गई है, तो उसको पहले नोमेनक्लेचर कर दो, ए बी, और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं ओ। तो मुझे ए बी फाइंड करना है, तो ए बी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ऐसी फॉर्मूला है। ए बी स्क्वायर यानी कि ये लाइन मुझे फाइंड करनी है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तब मुझे ए बी स्क्वायर फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करनी होगी। ओके, ओ ए कितना है, आर है, उसका स्क्वायर यानी कि दैट इज आर स्क्वायर, प्लस ओ बी, तो दैट इज ऑल्सो रेडियस ऑफ सर्कल, क्योंकि ये तो सेंटर हो गया ना, ये ओ पॉइंट दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये ओ से ए तक का डिस्टेंस दैट इज द रेडियस, ओ से बी तक का डिस्टेंस दैट इज ऑल्सो रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहां पर भी दैट इज आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 2r स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, यस और नॉट। बढ़िया है भाई, चलिए, तो दैट इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो अभी मुझे ए बी चाहिए, तो यहां से स्क्वायर रूट यानी कि स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो यहां से स्क्वायर हटा दूं तो इधर भी स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा √2 और r स्क्वायर का हो जाएगा r। तो अभी डिस्प्लेसमेंट जो चाहिए था हमें वो कितना मिला, दैट इज इक्वल टू √2r। तो अभी देखिए डिस्टेंस मिला हमें पाई r अपॉन 2 और डिस्प्लेसमेंट मिला √2r। तो ये ऑप्शन कहां पर है, कहां पर है, यहां पर है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कि डिस्टेंस पाई r अपॉन 2 और डिस्प्लेसमेंट कितना मिला, √2r। तो राइट आंसर दैट इज डी। बढ़िया है, समझ में आई बात, पक्का लॉक कर दूं। ये 2 पाई r डिवाइड बाय 4 क्यों किए, क्योंकि दैट वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, उसका फोर्थ पार्ट है, दैट्स वाई। ओके, आगे बढ़े सेकेंड क्वेश्चन की ओर। इन द सेकेंड क्वेश्चन दे आस्क द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर द पार्टिकल फ्रॉम ए टू सी। यहां हमने कहां तक लिए थे, ए टू बी तक, अब लेना है ए टू सी तक। तो पे अटेंशन, इसको यहां से अभी हटा देता हूं, पे अटेंशन। ओके, अगेन क्वाड्रेंट को डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4। नंबरिंग आप कैसे भी दे दो, डजंट मैटर फॉर दैट। हाँ सर, आपने पहले 1 इधर लिखा था, 4 इधर लिखा था, नंबरिंग मैंने पहले एंटी क्लॉकवाइज दिया, अभी क्लॉकवाइज दिया, कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए इजीली। इसलिए मैंने नंबरिंग अभी थोड़े उल्टे कर दिए, क्योंकि इस आंसर के लिए ये नंबरिंग हमारे लिए इजी रहेंगे फॉर द एक्सप्लेनेशन, दैट्स वाई। इसलिए डोंट कंफ्यूजिंग फॉर दैट कि सर आपने ये नंबर क्यों उल्टे कर दिए। ओके, आगे बढ़ू तो फिर, यस।
तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस करना है ए टू सी तक, यानी कि ए यहां है, सी यहां है। तो यहां पर अभी पहले डिस्टेंस कर लेते हैं भाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू, चलिए तो टोटल डिस्टेंस वो तो 2 पाई आर ही रहेगा, तो 2 पाई आर डिवाइड बाय, यहां हमने 4 क्यों किया था, बिकॉज वो फोर्थ क्वाड्रेंट था, फोर्थ क्वाड्रेंट यानी ए टू बी जा रहा था, अभी वो ए टू सी जा रहा है। तो अभी देखिए कितने क्वाड्रेंट उसने कवर किए, फर्स्ट और सेकंड, 2 किए, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा 2। तो अभी आप देखेंगे तो ये दोनों 2 कैंसल, तो अभी आपको डिस्टेंस कितना मिला, दैट इज पाई इंटू आर, सॉरी ये स्मॉल आर है, पाई इंटू आर मिल गया भाई डिस्टेंस। तो अभी आप देखेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस वाला पाई आर हो, ऐसे ये 2 ऑप्शंस है, तो अभी ये सी और ए ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गए, तो अभी ये बी और डी में से कोई एक है, दैट इज अवर करेक्ट वन। पक्का आगे बढ़ू तो अभी श्योर। चलिए अब बारी है डिस्प्लेसमेंट की, एंड फॉर द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल वन, यस और नॉट, ऑब्वियसली, और उसके बीच की स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर देखिए ए टू सी ये स्ट्रेट लाइन कहलाएगी हमारे लिए, ए टू सी ये वाली लाइन, बढ़िया है। तो ये फाइनल पॉइंट, सॉरी इनिशियल पॉइंट है, ये सी वाला फाइनल पॉइंट है, ये बीच में सेंटर ओ है, तो ये रेडियस आर होती है, ओ टू ए, ओ टू सी ये भी रेडियस आर होती है। तो मुझे ए से सी तक जाना है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगा ए टू सी पहुंचने के लिए, यस और नो, बढ़िया है। तो अभी यहां से यहां डायरेक्ट पहुंच जाने के लिए आप देखेंगे तो ये आर और ये आर दोनों मिला के टोटल कितना डिस्टेंस मुझे वो डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, आर प्लस आर दैट इज 2r। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा यहां 2r जितना हो जाएगा। तो अभी आप देखेंगे तो विच ऑप्शन इज दिस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन फॉर द आंसर 2, क्वेश्चन 2। ओके बढ़िया है, पक्का श्योर, लॉक कर दो अभी इस बात को। आगे बढ़े थर्ड की ओर। थर्ड में देखो क्या बोला है, इफ कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसको बोलेंगे, फॉर कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन, या फॉर पूरा रिवोल्यूशन, वो पूरा रोटेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा उसके हिसाब से यहां आपको बताया गया है, ऑफ यूनिफॉर्म रिवोल्यूशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन द सर्कल। ओके, देन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपको वो स्पीड फाइंड करने के लिए बोला है। तो स्पीड की फॉर्मूला क्या है भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए तो डिस्टेंस, ये पूरे रिवॉल्यूशन की बात है, यूनिफॉर्म रिवॉल्यूशन, तो इसलिए वो पूरा डिस्टेंस कितना होता है उसके सर्कमफरेंस जितना, तो वो तो हम 2 पाई आर लेते हैं, यहाँ लिखा ही है, डिवाइड बाई टाइम कितना लगता है, देखिए यहाँ पर दे दिया है कैपिटल टी, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज आंसर सी, 2 पाई आर अपॉन टी। और यहां पर देखिए सर्कुलर मोशन में दैट वी विल डिस्कस कि इसकी जो स्पीड रहेगी दैट रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहती है, वो सिर्फ उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन में चेंज होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द एक्सेलरेटेड मोशन। बढ़िया है, तो फिर पक्का समझ में आया कि आपको क्वेश्चन जो दिए हैं उस एक क्वेश्चन को, यानी कि उस पैराग्राफ से या उस पैसेज से आपको डिफरेंट क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है भाई, पक्का श्योर। तो आगे बढ़े। ओके, तो अभी ये लेक्चर में हमने जो डिस्कशन की है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ऐसे तो क्वेश्चनिंग में, कि भाई एसरेशन और रीजन टाइप के जो क्वेश्चन आंसरिंग थे उसको हमने डिस्कस किया, और ABCD ऑप्शन कैसे वहाँ अप्लाई करेंगे उसके आंसर के फॉर्मेशन में, उसके रिगार्डिंग डिस्कशन की। एंड देन आफ्टर पैसेज के हिसाब से, कंप्रीहेंशन के हिसाब से आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसका एक सैंपल हमने यहाँ लिया। ओके, यहाँ पर यूट्यूब चैनल पे हमारे साथ जुड़ने के लिए, और या फिर प्ले स्टोर से
हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक और वो सब यहाँ मेंशन किए गए हैं, तो श्योरली जुड़िए हमारे साथ। वहाँ पर आपको 11th-12th के लिए JEE एज वेल एज नीट के, और फॉर द 8, 9, 10 स्टैंडर्ड आपको फाउंडेशन के लिए रिगार्डिंग जो भी लेक्चर्स है वो वहाँ अवेलेबल मिलेंगे। तो स्टडी कीजिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड डे, जय भारत, लव यू ऑल।